हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था हमारे सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे थे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे। तो अब हम वो फिनिश करके हम आ गए हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को डिफाइन करना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम जो भी चीज़ देखते हैं हमारे, जैसे कि शुगर लिया, ठीक, शुगर को कुछ नहीं हमने किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो वो भी सॉल्यूशन बन गया। तो हम आसपास बहुत सारे सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब वो किस किस चीज़ से बना रहता है, वो दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ से बनता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट, ठीक, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू, ठीक, टू और मोर देन टू कंपोनेंट से बना रहता है। अब देखो सॉल्यूशन बनता कैसे, ठीक। सॉल्यूशन में होता है एक होता है पूरा सॉल्यूशन। बनता कैसे, सॉल्यूशन के अंदर होता है एक सॉल्वेंट और एक होता है क्या, सॉल्यूट, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, ठीक। और सॉल्यूट क्या होता है, जो थोड़े कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, वो होता है सॉल्यूट। सेम ऐसे ही एक टर्म है, एक है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक, डिस्पर्जन मीडियम, और एक होता है डिस्पर्जन फेज, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको ही हम डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट भी, ठीक है, सेम भाई। और जो फेज है, मतलब जो चीज़ मिल रही होगी, ठीक है, जो चीज़ मिल रही होगी वो हो जाता है सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कि अगर परसेंटेज ज़्यादा है किसका, मिलने वाले का, जैसे कि हम बोलें कि क्या बोल सकते हैं हम, शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं हम। चलो, शुगर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस में बनेगा भाई, वाटर में बनेगा, ठीक, वाटर में। तो तुम क्या ज़्यादा क्या मिलाओगे, तुम वाटर मिलाओगे, ठीक। तो ज़्यादा ये मिलाया तुमने क्या, H2O ज़्यादा मिलाया, और फिर जो शुगर है वो, तो शुगर हो गई तुम्हारी सॉल्यूट, और जो वाटर है जो कि क्या क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट। और इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा तुम्हारा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के पूरी प्रोसेस है। इस टाइप के क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिल के वो बनाते हैं सॉल्यूशन। अब अगर तुम्हारे दो कंपोनेंट हैं, अभी तो दो ही थे, अब मान लो मैं और चीज़ मिला दूँ, दो से ज़्यादा कंपोनेंट कर दूँ मैं, तब क्या होगा। अगर मैं उसमें मिला दूँ, बोल सकते हैं हम शुगर भी मिला दिया हमने क्या, वाटर मिला दिया, ठीक है, उसके साथ हमने क्या, रसना भी मिला दिया, ठीक है। तो क्या होगा, दो से ज़्यादा चीज़ें कंपोनेंट हो गई ना, ठीक है, दो से ज़्यादा चीज़ें हो गई, ठीक। तो उसको क्या कहेंगे हम, देखो जैसे टू कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, टू कंपोनेंट मतलब दो चीज़ से अगर मिलके बन रहा है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब कंपोनेंट अगर तीन है, ठीक, थ्री कंपोनेंट हैं, तो उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक, टर्नरी सॉल्यूशन। अब अगर फोर कंपोनेंट है, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप के होते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन पे डिवाइड करे गए हैं सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज रहता है वो लगभग 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 की रेंज में रहता है क्या, माइक्रोमीटर, ठीक। ये होता है रेंज किसका, ये रेंज कितना होगा, पार्टिकल साइज का होता है। और कुछ बता क्या, सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन भी बनता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन वाटर के साथ, ठीक। तो देखो सॉल्ट क्या है इसमें, सॉल्यूट है,
और वाटर क्या है तुम्हारा, ये सॉल्वेंट है। एक पॉइंट और देख लो, एक पॉइंट और देख लो कि सॉल्यूशन किस फेस में बनेगा, ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा है। देखो मतलब उल्टा कर लो इसका, सॉल्यूशन जिस फेस में बनेगा, जैसे कि हम तुमसे बोलें कि शुगर का हमने सॉल्यूशन बनाया, शुगर का सॉल्यूशन बनाया, लेकिन हमने शुगर इसमें 60% मिलाई और जो वाटर था वो हमने रखा क्या 40%। अब अकॉर्डिंग टू क्या डेफिनेशन है जो मैं बोल रहा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा, शुगर की ज़्यादा है तो सॉल्वेंट शुगर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा क्या, एक्वस बनेगा ना। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो किस फेस में बनेगा, वो लिक्विड फेस में बनेगा। ठीक है, और वाटर किस फेस में रहता है, वाटर लिक्विड फेस में रहता है ना। तो सॉल्यूशन का फेस क्या करता है, जो सॉल्यूशन का जो फेस है वो क्या तय करता है कि सॉल्वेंट कौन सा होगा। समझ गए बात। जैसे सॉल्यूशन बना, शुगर का जो सॉल्यूशन बना, लेकिन हमने शुगर ज़्यादा मिलाई थी, लेकिन जो वाटर का जो फेस था और जो सॉल्यूशन का फेस था वो सेम थे। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा होगा। समझ गए बात। चलो भाई, तो देखो इसका मतलब क्या निकला कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है और जो सॉल्यूशन है, ये दोनों सेम फेस में होने चाहिए, सेम फिजिकल फेस होनी चाहिए, सेम फिजिकल फेस पे होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम फिजिकल फेस पर होना चाहिए। समझ गए बात। चलो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं हमारे टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या रहता है, हर एक मीडियम, हर एक मैटर, देखो सॉलिड लिक्विड गैस, वो एक एक टाइप के सॉल्यूशन बना सकता है। जैसे कि देखो सॉलिड, सॉलिड अगर सॉल्वेंट हो, ठीक है, और सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट क्या हो, वो भी सॉलिड हो। ठीक, सॉलिड, तो ये कैसे होता होगा कि मतलब हमने सॉलिड को सॉलिड में मिलाया। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अलॉयज, अलॉयज पढ़े हैं ना हमने, ब्रास हो गया, क्या इसका एग्जाम्पल ब्रास हो गया, ठीक है, ब्रोंज हो गया। इसमें क्या रहता है, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिलाते हैं ना, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बनाते हैं ना, तो वो होते हैं अलॉयज। अब मान लो हमारा सॉलिड तो है क्या, सॉल्वेंट है, और इसके अंदर अब लिक्विड प्रेजेंट हो, इसके अंदर अगर लिक्विड प्रेजेंट हो, ये कैसे होता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड। देखो भाई एक प्रोसेस होती है जब जिसमें मरकरी को मिलाया जाता है गोल्ड में। ठीक है, मतलब इसको अमलगम भी बोलते हैं ना मरकरी को। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, गोल्ड रिफाइनिंग में होती है। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये देखो, जब गोल्ड को रिफाइन करना रहता है ना, तो गोल्ड प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में। ठीक, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम मरकरी मिलाते हैं, मरकरी जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, एक ही तो मेटल है जो किस में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। देखो सॉलिड फॉर्म है, ये है गोल्ड Au, इसको हम मिलाते हैं किस में, मरकरी मिलाते हैं हम। ठीक है, मरकरी मिलाते हैं हम, जो कि है क्या, Hg। अब इसमें होता क्या है कि जो मरकरी की प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या करता है, वो गोल्ड को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने में। ठीक, और इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो गोल्ड है वो होने लगता है किसमें, डिसॉल्व। ठीक, डिसॉल्व हो जाता है किसमें, मरकरी में। ठीक, अब क्या करोगे तुम, जब भाई इम्प्योरिटीज तो वहीं रह गई, इम्प्योरिटीज वहीं रह गई, सिर्फ गोल्ड डिसॉल्व हो गया, अब तुम्हें सिर्फ चाहिए गोल्ड। एक काम करो, Hg को क्या कर दो, एवापोरेट कर दो, एवापोरेट कर दो। ठीक है ना, इसको हाई टेम्परेचर पे देंगे तो एवापोरेट हो जाएगा, सिर्फ Hg चला जाएगा, सिर्फ बचेगा तुम्हारा Au। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 100% प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट ही रहती है। तो ये प्रोसेस थी, ये ज़्यादा मेन नहीं है, ये बस ध्यान रखो कि क्यों यूज़ होता है, तो उसके लिए बता दिया अलग से। देखो अब ये हो गया। अब सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट, अब एक हो सकता है गैस। ठीक, सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट और फिर गैस। अब ये कब होता है, ये सिर्फ एक ही तुमने बहुत सारे देखे होंगे, पहले तो एक नहीं बहुत सारे देखे होंगे कि जो गैस है वो एडजॉर्ब हो जाती है किस पे, मेटल सरफेस पे। एडजॉर्ब बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, किस पे, Pd पे, पैलेडियम पे, प्लेटिनम पे।
ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर। जब तुम ऑर्गेनिक में आओगे ना तो तुम देखोगे कि कैटालिटिक रिडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ये सब, ये जो H2 है वो यूज़ होती है किस पे, मेटल पे, ठीक। ये एग्जाम्पल किस क्या होगा, सॉलिड टू गैस में। ये तो होगा तुम्हारे तीनों सॉलिड के, ठीक। अब हो सकता है लिक्विड, लिक्विड के अंदर भी तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड बिल्कुल हो सकता है। हम देखे थे क्या, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर क्या लिक्विड फॉर्म में रहती है क्या, नहीं रहती ना, खराब यूज़ कर रहे हो फिर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो। मैं तो एक क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन भी होता है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारे। अब क्या हो सकता है, लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर क्या हो सकता है, गैस प्रेजेंट हो सकता है। गैस क्या है, कम, ये सब जो सॉल्यूट है ना ये कम अमाउंट में है, ठीक है, कम अमाउंट में होती है सॉल्यूट, अभी बताया था, और ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, वरना बोलो कि ये क्या है, ठीक। अब सुनो, लिक्विड जो है वो गैस में, ये कब होता है, अरे कोल्ड ड्रिंक याद आई, कोल्ड ड्रिंक याद आई नहीं आई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह याद आई नहीं आई, आई ना। उसमें क्या रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या रहता है, लिक्विड तो रहता है, तुम्हारी पूरी कोल्ड ड्रिंक जो रहती है लिक्विड रहती है, उसके अंदर गैस रहती है, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करो। तुम लोग बोलते हो कि सर क्या था, जो कोल्ड ड्रिंक पी उसमें मज़ा नहीं आया क्योंकि उसकी गैस ख़त्म हो गई थी, तो याद आया ना, गैस क्यों ख़त्म हो गई थी, उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है, ठीक, इसलिए तुम्हें मज़ा भी नहीं आता है। अब ये एग्जाम्पल सी का, सी में मतलब कि जो तुम्हारे, अगर गैस डिज़ोल्व नहीं होती लिक्विड में, ठीक है, तो जो फिश वगैरह हैं वो होती ही नहीं, वो जीवित ही नहीं रहती, वो अलाइव ही नहीं रहती, वो डेथ हो जाता है उनका। देखो तो वाटर, सी में क्या रहता है, O2 प्रेजेंट रहता है किसमें, वाटर के अंदर, ठीक। ये भी एक एग्जाम्पल है। अब क्या बचा, लिक्विड इन लिक्विड, ये तो बहुत अच्छे से पता है सबको, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत वो वाला, रसना इन वाटर, ठीक है, शरबत वगैरह जो तुम्हारे ही यूज़ हैं वो भी इसी में आएंगे, ठीक। अब इसको बोल सकते हैं हम एथेनॉलिक, एथेनोइक सॉल्यूशन, मतलब कि एथेनॉल जो है, एथेनॉल जो है वो किस में मिला है, वो मिला है वाटर में, तो एक्वस या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एल्कोहलिक सॉल्यूशन किस, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं क्या, कुछ नहीं बोलते हम, चलो। अब और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब HCl, अब ये बंद बोलना HCl गैस है, अगर लिक्विड प्लस वाटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होगा किसके एग्जाम्पल, ये होगा लिक्विड्स के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं गैसेस पे, अब हम आते हैं गैसेस पे। देखो देखो गैसेस में, गैसेस सॉल्वेंट, फिर से लिख लो सॉल्वेंट, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूट, ठीक। गैसेस, गैस इन गैस, ये तो पता है, गैस इन गैस का एग्जाम्पल पता है ना, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तुम्हारा भाई, इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है ना भाई, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, ये एग्जाम्पल होगा किसके, एटमॉस्फेयर का। अब गैस के अंदर लिक्विड, गैस के अंदर लिक्विड, ये कब होता है, ये कब होता है, जब हम बोलते हैं ना फॉग आ गया, ठीक है, मिस्ट आ गई, मिस्ट क्या होता है ये, कि जब, या फिर वाटर वेपर, या फिर तुम्हारा वाटर वेपर, क्या रहता है इसमें, जो वाटर वेपर जो तो एक तो गैस फॉर्म में रहता है लेकिन उनके अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ना, रहता है ना, तो वही हो गया किसका एग्जांपल, गैस इन लिक्विड का। अब देखो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, अब इसका एग्जांपल डर्ट, तुम्हारा डर्ट वगैरह, ठीक है, या स्मोक वगैरह, इसमें क्या रहता है कि धुएं में कुछ पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, तो वो किसका एग्जांपल होगा, गैस इन सॉलिड का। तो इस टाइप पर, इनके बेसिस पे तो 9 टाइप के तुम्हारे सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 किसके देखे हमने, 3 देखे सॉलिड के, 3 देखे सॉलिड के, ठीक, 3 देखे लिक्विड के, 3 देखे किसके, लिक्विड के, और 3 देखे गैस के। ये तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जाम्पल के साथ, समझ गए बात। और बहुत सारी चीज़ें तुम तो देखते ही होगे, अभी घर में जाओगी, ठीक है, फिर बोलोगे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो भी तुम्हारा एग्जाम्पल है, तुम लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। चलो अब नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। इतनी बात उसी पे तो करी थी पिछले क्वेश्चन में। देखो हमें सॉलिड का जो सॉल्यूशन बताना है भाई,
ठीक है, सॉलिड का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो हमारी गैस है, सॉल्यूट जो है वो हमारी गैस है। ठीक, अभी तो बताया था कि जब H2 को मतलब हाइड्रोजन को हम किसके ऊपर, प्लेटिनम के ऊपर, हाइड्रोजन को जब हम प्लेडियम के ऊपर रखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को हम किसी भी मेटल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। और भी देख लो, ये क्या आगे, ये तो अनरिलेटेड है एकदम कि ये तुम्हें ऑर्गेनिक में यूज़ होगा वैसे तो, ठीक है, ऑर्गेनिक में यूज़ होगा तुम्हें ये, ठीक, ये लिख लो। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं भाई, देखो ये है क्या, गैस, ये है सॉलिड सरफेस पे ना, ठीक। तो सॉलिड, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या है, गैस है, ठीक। और सबसे ज़्यादा ये याद रखना कि ये जो गैस है ना, ये एडजॉर्ब रहती है, एडजॉर्ब रहती है। अब एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब तो पढ़ के आए हो 11th में, एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब बल्क में प्रेजेंट रहती है, ठीक। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है ना, ये तो तुम्हारा एक आंसर हो गया, इस टाइप के सॉल्यूशन नहीं, ये तुम्हारा आंसर हो गया कि भाई H2 गैस है, प्लेटिनम पे प्रेजेंस है, प्लेटिनम पे प्रेजेंस है, निकल पे प्रेजेंट है, ठीक। कोई भी मेटल के ऊपर अगर कोई भी गैस प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सॉलिड सॉल्यूशन जिसके अंदर गैस सॉल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ गए बात, ये अभी हमने पिछले में भी देखा था। चलो बढ़िया, अब जाओ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। चलो पिछला क्वेश्चन तो हमारा जल्दी खत्म हो गया, चलो ये वाला देखो अब। डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, पहले मोल फ्रैक्शन हमें डिफाइन करना है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा। चलो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, चाई से, चाई से, जो कि एक्स जैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, चाई ऐसा दिखता है, ठीक, एक्स जैसा दिखता है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है भाई, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रेजेंट, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रेजेंट पॉइंट बना के, प्रेजेंट इन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से। अब मोल को कैसे करते हैं हम, चलो मान लेते हैं हमें ये है, देखो ये है क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, यही पढ़ते आए हैं अभी तक हम, ये बनाएगा क्या, सॉल्यूशन। इसको हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम ए, ठीक। अब हमें निकालना है किसका कंपोनेंट, सॉल्वेंट का, कि कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो तुम कैसे निकालोगे, इसका क्या, मोल Na अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल क्या है, ये बी भी प्रेजेंट है, ए भी है, तो Na प्लस Nb, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, चाई ए, मतलब क्या, मोल, मोल, ये क्या आएगा तुम्हारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का आएगा। अब हम ऐसे ही निकाल सकते हैं किसका, इसका निकाल सकते हैं हम बी का, तो वो कैसे आएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ऐसे ही आएगा ना भाई, देखो ऐसे ही आएगा ना, ये देखो चाई बी, मतलब इसमें तुम्हें किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन, इसका निकालना है, तो इसका ऊपर रखा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल कंपोनेंट पहले का और टोटल कंपोनेंट कितना है, Na प्लस Nb, ठीक, Na प्लस Nb। अब तुम जब पूरा इस सब को सम करोगे ना, मतलब तुम जब मोल, जितने भी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं उनको जब सम करोगे, जितने भी हों xn हो, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा 1। मतलब कि अगर तुम टोटल मोल निकालना चाहो, ठीक है, तो एट लास्ट तुम्हारा कितना क्या आएगा, 1 आएगा। चलो हम इसको देख के देखते हैं, XA प्लस XB, XA अगर हम, और चाई भी है वो, चाई वो एक्स मैं बोलता हूँ उसको, ठीक, एक्स ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग। चलो देखो ये है तो क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, ये इसकी वैल्यू प्लस, ठीक, ये A है ना, ये Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक, हमें ये निकालना है। तो हमें ये प्रूफ देखते हैं हम कि ये 1 आता है कि नहीं आता है। देखो अब इसका तुम लो जरा एलसीएम, तो क्या आएगा, Na प्लस Nb ही आएगा, ठीक, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, आ गया तुम्हारा 1, ठीक है। तो जितना भी जब तुम सम करोगे किसका, टोटल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, तो वो तुम्हारा क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा 1, ठीक। तो इसको डिनोट करते हैं, ये पूरा है तुम्हारा क्या, मोल फ्रैक्शन। समझ गए बात, ये है मोल फ्रैक्शन जिसको हम डिफाइन करते हैं चाई से, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, चाई से, जो कि एक्स जैसा दिखता है। समझ गए बात, तो ये था तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ठीक। देखो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो मोलैलिटी देखना है हमें, देखो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी,
ठीक, एल से याद रखना स्मॉल एम, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, ये क्या कहता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ठीक, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये डिनोट करता है क्या, मोलैलिटी। चलो देखते हैं हम, एम इज इक्वल टू, सॉल्यूट को हमने क्या देखा था, ये देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाता है तुम्हारा सॉल्यूशन, ये बनाता है ना सॉल्यूशन। तो हम इसको क्या डिनोट कर रहे थे, बी से, और इसको निकाल रहे थे हम ए से। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हो, तो मोल्स को हम एन से करते हैं, तो ये हो जाएगा एन। ठीक, ये सॉल्यूट है तो ये हो जाएगा बी, एन बी अपॉन, ठीक है, 1 kg, kg है याद रखना, kg है इधर, ये kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक, डब्ल्यू कर देते हैं, एम भी कर सकते हो, डब्ल्यू। ठीक, क्या सॉल्वेंट है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब अगर ये ग्राम में होता तो इसको लगाओगे तुम ऊपर 1000। ठीक, अब तुम्हें ये निकालना है कि भाई मोल्स नहीं दिया है, मान लो तुम्हें क्या मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो कैसे निकालोगे, मोल्स को कैसे निकालते हैं हम, एन इज इक्वल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, किसके अपॉन में होता है वो, गिवन मास के, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू सॉल्यूट क्या है तुम्हारा बी अपॉन ये क्या है मॉलिक्यूलर मास बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ये तो तुम्हारा सेम, और इंटू ये 1000, अगर ये ग्राम में है तो ये 1000। समझ गए, ये होता है तुम्हारी मोलैलिटी, ये होती है तुम्हारी मोलैलिटी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, जिसमें तुम्हें मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, और कुछ हम भी करेंगे। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोलैलिटी। अब तुम्हें मोलैलिटी बताना, अभी तो मोलैलिटी बताया, तो मोलैरिटी। ठीक, बस याद रखना एल में केजी आता है, आर में क्या आएगा, लीटर आएगा। ठीक, आर में लीटर आएगा तुम्हारा, और उसमें केजी आता है। सुनो अब सेम हो जाएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फिर से सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन, अब इन क्या, देखो इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मोल, क्या हो जाएगा ये, मोलैलिटी। अब देखो ये क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक, वहाँ पे एल था तो लिटिल लिख रहे थे, यहाँ कुछ नहीं है, देखो ये हो जाएगा एम। अब एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम एन बी अपॉन ये क्या है, अब सॉल्यूशन है, लीटर में है तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम किस में, लीटर में। ठीक, अगर ये मिलीलीटर में होता तो क्या आता, इधर आ जाएगा तुम्हारा 1000। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब फिर से वही लगा लो, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, यहाँ पे पुट कर दो, एम इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर है तो हम 1000 नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, फॉर्मूला, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल पर वी। ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाती है तो उसकी यूनिट। समझ गए, ये हो जाती है उसकी यूनिट। अब देखो ये देखो मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। अब देखो क्या हो रहा है, मोलैलिटी में आता है केजी, ठीक है, और इसमें आता है लीटर। तो अब ये बताओ इसमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा होगा, लीटर ही होगा, क्योंकि भाई देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो हो सकता है लिक्विड कम हो, एवापोरेट वगैरह हो जाए। ठीक है, अब तुम मास को दोगे, अब तुम पत्थर को गर्म करोगे तो वो तो नहीं रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो देखो ये जो लीटर वाला है ना, मोलैलिटी जो मोलैरिटी है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ गए बात, देखो। और मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, किसके इंडिपेंडेंट होता है वो, किसके इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के। ठीक, वो होता है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के। एक और चीज़, अब जो मोलैलिटी है उसमें क्या आता है, केजी, 1 kg में आता है ना, तो ये भी होता है क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक, किसके, टेम्परेचर के। ठीक, ये भी होता है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है,
देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। वो क्या होता है, मास परसेंटेज जो है, जो मास परसेंटेज जो है वो होते हैं 3 टाइप के। एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक होता है मास बाय मास मतलब वेट बाय वेट, और एक होता है तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो ये होता क्या है, जब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये क्या होता है तुम्हारा मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, क्या लिख रहा हूँ, मोल। देखो इसमें होता क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा। ठीक, इसमें भी लिख लेना मास ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक, मास ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ कंपोनेंट, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक, टू द, कंपाउंड नहीं है कंपोनेंट, ठीक, टू द टोटल मास ऑफ कंपोनेंट। फिर से परसेंटेज है तो इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, मेडिसिन वगैरह में देखा होगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल दूंगा, देखना। इसमें क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सेम टू सेम। अब इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या हो सकता है, देखो हो सकता है कि एथेनॉल को हमने मिला दिया वाटर में। एथेनॉल को अगर हम मिला दें वाटर में, ठीक, तो ये कौन सा बनेगा तुम्हारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने मिलाया है 10% एथेनॉल, बनाया है किस में, एक्वस मीडियम में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने 10 ml मिलाया है कितने में, 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक, इसका मतलब ये है, समझ गए। अब वेट बाय वेट में क्या होता है, ये वेट बाय वेट है मतलब मास बाय मास। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैंने शुगर मिलाई है, ठीक, शुगर मिलाया है, किस में मिलाया है मैंने, शुगर मैंने मिलाया है NaCl में मिला दिया, मान लो NaCl मतलब तुम्हारा सॉल्ट में मिला दिया। ठीक, तो वो तुम्हारा कौन सा होगा, मास बाय मास हो जाएगा, समझ गए। ये जो मिक्सचर मिलाया ना मैंने, ये हो जाएगा मास बाय मास, समझ गए ना। मतलब कि तुम्हें क्या, दोनों सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो मास और वो वाला भी मास, समझ गए बात। अब इसमें अलॉय वगैरह भी हो सकते हैं, अलॉयज। ठीक है, कि मैंने इतना गोल्ड में इतना क्या मिलाया, प्लेटिनम मिला दिया, या फिर मैंने अलॉयज में क्या आता है, इतने कॉपर में मैंने इतना जिंक मिला दिया, तो मेरा ये वाला अलॉय बन गया। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मास बाय मास में। अब देखो, अब तुम्हारा आया मास बाय वॉल्यूम, ये तुम बहुत जगह देखते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि सलाइन सॉल्यूशन जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल में, 0.9% NaCl। अब इसमें क्या होता है, कि 0.9 ग्राम NaCl मैंने डिज़ोल्व करी है, किस में करी है, 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक, 100 ml ऑफ वाटर में। और एक और चीज़ तुम लोग देखते हो कि ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज में क्या होता है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन रहता है, 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन। मतलब इसमें का मतलब क्या है कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है, 5 ग्राम ग्लूकोज मैंने मिलाई है 100 ml ऑफ वाटर में। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा तो मेडिसिन में भी यूज़ होता है, मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो ये है तुम्हारा क्या, मास परसेंटेज। और इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है, किसमें, मास बाय मास में, कि पूरा कंफर्म रहता है कि इतना मैंने इसमें मिलाया और इतना मेरा बना, समझ गए बात। तो ये यूज़ होता है किसमें, ये वाले में, मास परसेंटेज में। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर के अंदर। ठीक है, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द
सॉल्यूशन इज 1.504। तो देखो तुम्हें डेंसिटी दी है, ठीक है, डेंसिटी कितनी दी है तुम्हें 1.504, ठीक, ग्राम एम एल इनवर्स, ठीक, ये दिए तुम्हें डेंसिटी। अब देखो तुम्हें 68% दिया है नाइट्रिक एसिड, 68% तुम्हें दिया है नाइट्रिक एसिड, क्या HNO3, ठीक। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है मोलैरिटी, मतलब तुम्हें निकालना है कैपिटल M, ठीक, मोलैरिटी। अब इसका रिलेशन क्या होता है मोलैरिटी का, याद करो, मोलैरिटी इक्वल क्या होता है चाई, ठीक, इंटू D इंटू 10 अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब देखो तुम्हें सब कुछ गिवन है, ठीक, चाई तुम्हें दिखा है, ठीक, मोल फ्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है 68% है, ठीक, 68 इंटू, ठीक, डेंसिटी कितनी है तुम्हारी, डेंसिटी है तुम्हारी 1.504, ठीक, अपॉन डी 10 तो ऑलरेडी तुम्हें वो तो निकला ही है, ठीक। एम क्या है, देखो एम कितना है इधर HNO3, तो 1 + 14 + 48 कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा 63, ठीक, ये हो जाएगा एम। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा कुछ 16.73 एम, ठीक। तो ये होगा तुम्हारा आंसर, ठीक, ये होगा तुम्हारा आंसर। इजी तो था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डी डेंसिटी है, डी डेंसिटी है, जो चाहिए है वो क्या है, जो चाहिए मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, एम बी जो क्या है वो क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, किसका वेट है वो HNO3 का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3, ठीक। और बाकी सब एम तो तुम्हें पता है, एम मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, ठीक। तो इतना सब तुम्हें पूरा गिवन था, तो तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करके लेके आना था आंसर। तुम्हें बस मेन जो है रिलेशन पता होना चाहिए था, जो कि तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक, आ गया तुम्हें। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट है मतलब कि ग्राम ग्राम होगा, याद है ना। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, तुम्हें मोलैलिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें, क्या, हर एक कंपोनेंट का, ठीक। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तुम्हें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, मोलैरिटी भी निकालना है, ठीक। तो तुम्हें तो पहले क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी चाहिए तुम्हें। उसके बाद और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, कैपिटल M चाहिए, कैपिटल M, ये सब हमें निकालना है, ठीक। अब देखो निकालना तो था, गिवन क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखो 10% वेट बाय वेट है, किसका, ग्लूकोज का, मतलब 10 ग्राम किसमें, 1000 ग्राम में, 100 ग्राम में, यही होता ना परसेंटेज, किससे निकलता, 1000 से कि 100 से, 100 से निकलता है। चलो बढ़िया, ठीक। तो ये होता है क्या, ये तुम्हें गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, डेंसिटी 1.2 ग्राम, ठीक है, ml इनवर्स, तुम्हें ये गिवन है, ठीक। तो तुम्हारा गिवन लिख लिया हमने, और हमें निकालना क्या वो लिख लिया। अब देखो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी निकाल सकते हैं हम, डेंसिटी का उसमें कोई यूज़ नहीं आता मोलैलिटी का, ठीक है। तो और हमें और क्या चाहिए, जो चीज़ है हमारे पास सब है, उसमें क्या क्या लगता है, गिवन वेट लगता है, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या लगता है, हमें सॉल्वेंट का वेट लगता है, सॉल्वेंट दिया है क्या, लगता क्या, दिया है क्या, चलो देखते हैं हम, देख दिया है कि नहीं दिया। देखो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट का वेट, यही होता है। अगर ये ग्राम में है तब तक तो ठीक है, और अगर किलोग्राम में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000, ठीक है। चलो वो देख लेंगे, हम वैसे भी ग्राम में ही निकालेंगे ना इसका, तो ऊपर 1000 आएगा ही आएगा। चलो ठीक, इसको हम इधर निकालते हैं। अब क्या है, m इज इक्वल टू, गिवन वेट है क्या तुम्हारे पास, बिल्कुल है, क्योंकि 10 ग्राम जा रहा है किस में, 100 में, तो तुम्हारा गिवन वेट कितना हो गया, 10 इंटू 1000 हो गया 1000। अब मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या तुमको, मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 6 इंटू 16, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आएगा 180, ठीक, 180 आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट। अब देखो इधर रख दिया तुमने 180 इंटू, अब तुम्हें क्या सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट दिया है क्या तुम्हें। चलो ये देखो भाई, जब 10 ग्राम में 10 ग्राम मतलब है प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में, ठीक है। तो तुम्हें सॉल्यूशन कितने का बना, 100 ग्राम का, और सॉल्यूट तुम्हें दिया है तो तुम निकाल सकते हो ना,
कैसे निकाल सकते हो कि 100 को माइनस कर दो किससे, 10 से, तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो मतलब 90 जो ग्राम है वो तुम्हारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, और जो 10 ग्राम है वो तुम्हारा सॉलिड प्रेजेंट है। तो ये कितना हो जाएगा था, ये हो जाएगा तुम्हारा 90। ठीक, जब इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा m इज इक्वल टू 0.62। ठीक, ये आ गई तुम्हारी m की वैल्यू। ठीक है, m आ गया हमारा। अब चलो एक तो हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, मोलैलिटी हो गया। देखो एकदम उन्होंने भी सीक्वेंस वाइज दिया है, सीक्वेंस वाइज दिया, तुम्हें मोलैलिटी निकालो, उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, चाई बी अपॉन, ठीक है, 1 माइनस चाई बी मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो फिर लगेगा 1000, अगर केजी में है तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या, ये ग्राम में ही होगा, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम में। क्या हम केजी में तो नहीं निकालेंगे ना। ठीक, वाटर में प्रेजेंट है, वाटर को अब हम केजी में नहीं करेंगे, हम ग्राम में करेंगे। m इज इक्वल टू क्या होगा, m कितना है हमारा, 0.62। ठीक है, तो चलो अब हमें निकालना क्या है, चाई बी 1 माइनस चाई बी। ठीक, 1 माइनस चाई बी, मॉलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, H2O मतलब 2 प्लस, सीधे लिख दिया 1 इंटू 2 है ना, और ये 16, ये कितना होगा 18। ठीक, मॉलिकुलर वेट 18, और ये 1000 का 1000 क्योंकि ये ग्राम में है मॉलिकुलर वेट। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इधर है 0.62 इंटू कर दो सीधे, ये देखो 0.62, ठीक, इज इक्वल टू 1000 चाई बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 चाई बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इसको इधर लेके आओगे तुम, एक काम को सीधे इसका जब तुम लेके आओगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 0.0 कितना आएगा 0.012, ये आएगा तुम्हारा चाई बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा बी का आ गया, मतलब किसका, ग्लूकोज का आ गया। अब पता है तुम्हें रिलेशन, तो तुम्हें पता ही है, ये सबको पता है, चाई ए प्लस चाई बी इक्वल होते हैं 1। ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं चाई ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना है 0.012। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या आएगा, चाई ए आएगा तुम्हारा 0.9908 कुछ, 98 कुछ आएगा तुम्हारा। ठीक है, जब तुम दोनों को प्लस करके देखोगे तुम्हारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो ये आएगा तुम्हारा क्या, चाई ए। चाई बी हमने निकाला, चाई ए हमने निकाला, हमारा मोल फ्रैक्शन भी हो गए दोनों के। ठीक, मोल फ्रैक्शन हमारे हो गए दोनों के, दोनों कंपोनेंट के। ठीक, और अब हमें निकालना है क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है और हमें डेंसिटी गिवन है, याद रखना, मोलैरिटी निकालना है और हमें डेंसिटी गिवन है। ठीक, उसने पूरे जो क्वेश्चन है वो बना के दिया, सुनो। अब हम मोलैरिटी निकालते हैं। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल एम। देखो मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल एम, एम। ठीक, डेंसिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है, 10xd। 10xd अपॉन क्या होता है, मॉलिकुलर वेट, किसका, सॉल्वेंट का, ये होता है, ये हम पढ़ते ही आए हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, m इज इक्वल टू 10 इंटू x कितना है तुम्हारा 10%, 10 इंटू डी कितना है तुम्हारा 1.2, और ma कितना है तुम्हारा 18। फिर से ये मोलैरिटी चालू करना। अब हमें निकालना है क्या, हमें मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी निकालनी हमने, मोल फ्रैक्शन निकाली और हमें मोलैरिटी निकालना है। ठीक, तो मोलैरिटी, और तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है तो इसका तुम्हें रिलेशन पता है ना, रिलेशन क्या होता है, 10 इंटू एक्स इंटू डी, जिसको मैं 10xd बोलता हूँ। ठीक है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ठीक, ये होता है क्या तुम्हारा रिलेशन होता है। ठीक है, ये मोलैरिटी है, वरना मॉलिकुलर मास समझ लो। ठीक है ना। हाँ, अब देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, एक्स गिवन है तुम्हारा, ये तुम्हें एक्स गिवन है। ठीक, डी गिवन है तुम्हारा, ये तुम्हें डी गिवन है, और मॉलिकुलर वेट अभी हमने निकाला था ग्लूकोज का कितना है, 180 है। ठीक, अब तुम्हें सब कुछ गिवन है, सीधे रख दो, m इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 1.2 अपॉन मॉलिकुलर वेट 180। तुम्हारी m इज इक्वल टू आएगी 0.64 मोलर। ठीक, ये आएगी तुम्हारी क्या, मोलैरिटी। तो ये हो गए हमारे सब, जो कि हमारा स्मॉल m आया था कितना 0.62, कैपिटल m हमारा आ रहा है 0.64। ठीक है, चाई भी चाहिए अभी हमने निकाले थे। ठीक है, अब उनका सम करोगे तो यूनिटरी आना चाहिए, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा है ना कि जितने भी मोल फ्रैक्शन का तुम सम करते जाओगे तो कितने किसके इक्वल होगा, वो
1 के इक्वल होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl required to react completely with 1 ग्राम Na2CO3 और NaSCO3 containing equivalent amount of both। अब तुम्हें ये बताना है कि कितना इसको और इसको न्यूट्रलाइज करने में लगेगा, कितना HCl लगेगा। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। ये क्या कह रहा है पहले तो क्या कि Na2CO3 और NaHCO3 क्या इक्विमुलर अमाउंट ऑफ में प्रेजेंट है। ठीक, और 1 ग्राम मिक्सचर बना रहे हैं तो Na2CO3 प्लस NaHCO3, ठीक, 1 ग्राम मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक, हम मान लेते हैं कि Na2CO3 x मोल में प्रेजेंट है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, जब एक ही में प्रेजेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलो मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो Na2x गिवन मोल अपॉन उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है Na2CO3, ये क्या होगा 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 48, तो ये आएगा तुम्हारा 106 कुछ, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 106, तो ये हो जाएगा 106। अब इक्विमुलर में प्रेजेंट है तो इक्वल वो क्या है 1 माइनस एक्स, NaHCO3 कितना है मोल प्रेजेंट 1 माइनस एक्स गिवन है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 × 16 मतलब 48। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा 84% नहीं आएगा, 84 आएगा। समझ गए बात। अब एक काम करो, x की वैल्यू निकालो इधर से, तो कितना आएगा 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। ठीक है, अब एक काम करो, x वाले को एक साइड ले लो, ठीक, और उसको साइड कर दो, तो ये कितना आएगा, इसको सीधे सीधे प्लस कर दो, ये जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू जब तुम इधर से निकालोगे तो ये आएगा 0.55। ठीक, 0.55, तो ये आ गया तुम्हारा किसका Na2CO3 का। अब मैं तुमसे पूछूं NaSCO3 का निकालो तो क्या होगा, वहाँ पे क्या लिया था हमने 1 माइनस एक्स, तो इसको 1 से माइनस कर दो। ठीक, तो NaHCO3 का क्या आएगा, इसको 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.55, तो ये क्या आएगा 0.45, तो ये आ गया तुम्हारा 0.45। अब सुनो, अब तुम लोग खुद सोचो कि ये आया तुम्हारा इसका, ठीक, और ये आया तुम्हारा इसका, ये आ गया तुम्हारे मोल्स प्रेजेंट मिल गए तुम्हें। अब देखो तुम Na2CO3 जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, ठीक है, तो क्या दे रहा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देता है। ठीक, इसके 2 मोल लगते हैं HCl के रिएक्ट करने में। अब सोचो यहाँ पे कितना किससे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट किसका कर रहा है, देखो ये कितना है, इसका मास कितना प्रेजेंट है, इसका मास कितना है 106 ग्राम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ 35, इसका कितना होता है 35.5 प्लस 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन का 1 35.5 क्लोरीन का। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36.5 हो जाएगा। अब वो भी 2 मोल में प्रेजेंट है तो इंटू 2 होगा। ठीक है, इंटू 2 होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 72 ग्राम। अब देखो इधर 106 ग्राम जब कर रहा है तो 72 ml लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें लग रहा है HCl लग रहा है इतना। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं कि 0.55 के लिए तुम्हें कितना लगेगा, तो चलो x लगेगा। ठीक, तुम्हें x लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो x को इधर ले जाओ और बाकी सबको इधर ले जाओ, x की वैल्यू निकालो इधर से कितना आएगा, ये देखो 72 इंटू इसको इधर ले गए हम, तो ये क्या है 0.55 अपॉन यही होगा 0.55 अपॉन देखो ये क्या 106। ठीक, तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ये आएगी 0.19, ऑलमोस्ट 0.19 आएगी तुम्हारी। ठीक, अब ये आ गई तुम्हारी 0.19। HCl इतना लगा किसके लिए, जब तुम्हें Na2CO3 के लिए लिया। सेम ऐसे ही निकालो NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के लिए कितना लगेगा, NaHCO3 को कितना लगेगा, NaHCO3 की रिएक्शन कराओ HCl के साथ, कितना आएगा देखो NaHCO3 की रिएक्शन कराई हमने HCl के साथ, तो ये क्या देगा, ये देगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 वापस वही देगा, एक HCl लगेगा। ठीक, एक के लिए इसका कितना 84 ग्राम के लिए लग रहा है 36.5। ठीक, 36.5। अब मैं तुमसे पूछूं कि अपना इसका कितना आता है 0.45 के लिए, 0.45 के लिए कितना लगेगा, तो x लगेगा।
ठीक, फिर से सपोज कर लेते x लगेगा। अब वही टर्म 36.5 इंटू 0.45 को एक साइड ले लो और 84 को एक साइड ले लो। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट आएगा 0.37 कुछ। तो ये तुम्हें लगा किसके लिए, NaHCO3 के लिए। ठीक, NaHCO3 के लिए। अब मैं तुमसे पूछूं कि टोटल HCl तुम्हें कितना लगा। ठीक, टोटल HCl तुम्हें कितना लगा, देखो 0.37 प्लस 0.19 लगा, इतना लगा ना तुम्हें दोनों के लिए। अब चलो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा देखो इधर इधर लिख रहा हूँ मैं, ये आएगा 6। ठीक, 6 1 5 0.56 0.56 तुम्हें टोटल लगा HCl इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू मिल गई है किसकी, HCl की गिवन के लिए। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, अब हम निकाल सकते हैं क्या, इसकी मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी भी पता है हमें, अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। देखो मोलारिटी पता है हमें 0.1, अब चलो हम वॉल्यूम निकालते हैं। कितना है हमारा, कितना है हमारा 0.56। ठीक है, याद रखना। सुनो मोलारिटी क्या होती है, M इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ क्या, हमें HCl का चाहिए ना, ऑफ HCl इंटू 1000 अपॉन, ठीक, अपॉन क्या, मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl, ठीक, इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ml में है ये, ml में, क्योंकि हमने ऊपर 1000 से इंटू कर दिया तो ml में लेना पड़ेगा। ठीक, अभी क्या कितना आया था, 0.55 आया था इसका, अभी निकाला हमने टोटल कंज्यूम कितना हुआ 0.55 इंटू 1000, मत नहीं करना 1000 से इंटू, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसको हटा दो, सीधे तुम्हें लीटर में मिल जाएगा तुम्हारा क्या, HCl मिल जाएगा। अब देखो m तुम्हें कितना दिया है 0.1, तो इसकी जगह पे तुम 0.1 रख सकते हो, 0.1। ठीक, मॉलिकुलर वेट कितना होता है HCl का, अभी देखा 36.5 इंटू वॉल्यूम हमें चाहिए है। ठीक, वॉल्यूम हमें चाहिए। अब देखो इसको इंटू कर दो, वॉल्यूम को बस इधर ले आओ, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। 0.1 इंटू 36.5 अपॉन वॉल्यूम को इधर ले आओ, VL इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना होगा 0.55 इंटू 1000। जब तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट आएगा 157 ml। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो तुम्हें कितना लगा, 157 ml लगा। ठीक, ये तुम्हारा आंसर, समझ गए बहुत। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम्स ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग, तो तुम्हें मास परसेंटेज निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। ठीक, पहले क्या, सॉल्यूशन ए को हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन ए। ठीक है, सॉल्यूशन ए क्या है, 300 ग्राम्स कितना परसेंट, 25%। कैसे निकलोगे उसको, 25/100 ऐसे निकालेंगे, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ऑलमोस्ट आएगा तुम्हारा 75 ग्राम। ठीक है, ये देखो ये टोटल तुम्हें सॉल्यूशन मिक्स करके बन रहा है। ठीक, मिक्स करके मतलब कि 300 और 400 मिक्स किया तो तुम्हारा 700 का है तुम्हारा टोटल मिक्सचर है। उसमें से 75 ग्राम जो है वो एक चीज़ प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, किसका, 300 में से। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ बी, ठीक, ये कितना है 400 ग्राम्स, उसका 40%, ऐसे निकालोगे 40/100, तो ये दोनों कैंसिल, बचा 4, ये बचा क्या 160 ऑलमोस्ट ग्राम आ जाएगा। ठीक, 160 ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि टोटल मास जो है सॉल्यूशन का वो कितना था, तो 300 और 400 था। ठीक, तो देखो मैं तुमसे पूछूं टोटल मास ऑफ क्या, पूरा सॉल्यूशन, तो ये कितना था 300 प्लस 400, तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट था 700 सॉरी। ठीक, ये आ गया तुम्हारा 700। अब मैं तुमसे पूछूं कि टोटल तुम्हें मास परसेंटेज के लिए क्या लगेगा, टोटल सॉल्यूट। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखो सॉल्यूट कितना है, देखो टोटल सॉल्यूट कितना है तुम्हारा प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट ये है 75 प्लस 160 ग्राम, तो ये तुम्हारा टोटल है कितना, ये है तुम्हारा 235 ग्राम है। अब तुम्हें क्या, सीधा तुम्हें पूरी वैल्यू मिल गई है। ठीक, अब इसको तुम पुट कर दो, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट है 235 अपॉन पूरे सॉल्यूशन का कितना मास है, पूरा सॉल्यूशन का मास है 700 इंटू परसेंटेज निकालो तो क्या करोगे 100 से इंटू। ठीक है, 100 से इंटू, तो ये आएगा तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा
मास परसेंटेज आएगा। ठीक, अब इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारा आएगा कितना, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट कितना आएगा 33.6%। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए, ये तुम्हारा आंसर। ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म। देखो क्या है ये क्वेश्चन, एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अब क्या है, एक सॉल्यूशन बना है किससे, इथाइलिन ग्लाइकोल से और वाटर से। ठीक, तो तुम्हें मोलैलिटी निकालनी किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक, चलो पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि मोलैलिटी के हमें सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है मतलब क्या, देख अब देख मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या लगता है। सबसे पहले तो हमें वेट लगता है किसका, सॉल्यूट का लगता है। तो हमें वेट, सॉल्यूट क्या है इधर, इथाइल ग्लाइकोल है। ठीक, तो सॉल्यूट का हमें सबसे पहले वेट लगता है। ठीक, प्लस और प्लस नहीं इनटू, हाँ देखो सॉल्यूट का हमें सबसे पहले वेट लगता है, उसके बाद अब हमें क्या लगता है, मॉलिक्यूलर वेट लगता है, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या लगता है, पूरे सॉल्यूशन का, हमें पूरे सॉल्यूशन का वेट लगता है, सॉल्यूशन का वेट लगता है। ठीक, अब उसके बाद ठीक, अगर ये ml में है या ये ग्राम में है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हें पूरा दिख रहा है। अब ये कितना है, इसका कितना प्रेजेंट है तुम्हारा इथाइल ग्लाइकोल 222.6। ठीक, इतना प्रेजेंट है इंटू 1000 क्यों किया, क्योंकि ये जो वेट है ये किस में है, 200 ग्राम। जो वाटर है वो क्या है, वाटर क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है ना, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक, इंटू अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है किसका, चलो वो निकाल लेते हैं। ये क्या है, C2H6O2। ठीक, तो 2 × 12 प्लस 1 × 6 प्लस, ठीक ये क्या है तुम्हारा 2 × 16, ये होगा 32, 38 और 24, 38 और 24 तुम्हारा ऑलमोस्ट 52, ऑलमोस्ट क्या 52, ये हो जाएगा तुम्हारा 52। ठीक, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ये देखो इसको भी काटोगे तुम्हारा 111.3, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे 113/52 तो ये आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट 17 जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 17.95। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी क्या, मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी तुम्हारी ये हो गई। तो m इज इक्वल टू 17.95, ये हो गया तुम्हारी मोलैलिटी। समझ गए, चलो ये तो हो गया। अब हमें एक और क्या, अब उसके आगे देखते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी। अब तुम्हें मोलैरिटी निकालना है। ठीक, तो चलो मोलैरिटी निकालते हैं। देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। ठीक, कैपिटल M क्या होता है, गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई वॉल्यूम तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी हमें गिवन है इसलिए हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखो V इज इक्वल टू मास कितना दिया है तुम्हें, मास ऑफ इथाइल ग्लाइकोल कितना है। ठीक, ये देखो इथाइल ग्लाइकोल तुम्हारा मास कितना है, हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्या है, अब मास तुम्हें पूरे सॉल्यूशन का निकालना है ना वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का मास कितना आएगा, देखो 222.6 प्लस, ठीक 200 ग्राम अपॉन डेंसिटी तुम्हें कितनी गिवन है 1.072 गिवन है। तो ये तुम्हारी आएगी कुछ 395 कुछ आएगी तुम्हारी डेंसिटी। ठीक, 395 आ गई तुम्हारी वॉल्यूम आ गया तुम्हारा 395 कुछ 395 ml। ठीक, तो तुम्हें सब कुछ अब गिवन है। ठीक, गिवन वेट क्या है तुम्हारा, गिवन वेट कितना है तुम्हारा 222.6 × 1000 अपॉन, ठीक अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें दिया है, मॉलिक्यूलर वेट अपन ने कितना निकाला था इसका 52 कुछ निकाला था इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है तुम्हारा 395 ml जो है। ठीक, वो इसलिए हमने 1000 से इंटू कर दिया, तो ये तुम्हारा आएगा कितना, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा 9.1, ये हो गई तुम्हारी मोलैरिटी। समझ गए बात, ऐसे आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सपोज टू बी कार्सिनोजन। ठीक है, अब भाई जो है कंटामिनेटेड है तुम्हारा वाटर, क्या है उसमें मिला है, क्लोरोफॉर्म मिला है, से कैंसर कॉजिंग कुछ हो सकता है। ठीक, कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm, 15 ppm है मतलब कि 15 ग्राम
ऑलमोस्ट है कितने में, 1 मिलियन पार्ट्स में। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, तो 15 ग्राम ऑलमोस्ट प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ppm, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक्सप्रेस दिस इन % ऑफ मास। अब तुम्हें ये तो पूरा दिख रहा है, देखो 15 तुम्हारे प्रेजेंट है मास में, तुम्हें टोटल क्या चाहिए, तुम्हें टोटल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा ये 10⁶ पूरे सॉल्यूशन का मास 10⁶ इंटू क्या होता है मास में 100 से इंटू हो जाता है, 100 से इंटू हो जाता है, तो ये तुम्हारा आता है मास परसेंटेज में। देखो भाई हुआ क्या ये देखो 15 ग्राम क्या सॉल्यूट प्रेजेंट है अपॉन टोटल, तुम्हें क्या लगता है, टोटल मास लगता है किसका, पूरे सॉल्वेंट का लगता है ना, तुम्हें पूरे सॉल्यूशन का टोटल मास लगता है, ठीक। तो ये सॉल्यूट ऊपर प्रेजेंट है 15 ग्राम इंटू ये, तो ये एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जिसका जो सॉल्यूट है नेग्लिजिबल है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 10⁶, जब इसको काटोगे तो तुम्हारा आएगा 15 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट मास परसेंटेज आएगा तुम्हारा इतना। समझ गए, ये वाला तो बहुत ईजी था, ये सॉल्यूट प्रेजेंट है 15 ग्राम किसमें, 1 मिलियन पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, क्या लोगे, सॉल्यूट का पार्ट लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट लोगे, अपॉन टोटल अपन मास लेते हैं सॉल्यूशन का, तो अब क्या होगा 15 इतना कम है इसके सामने कि उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ लिखेंगे हम 10⁶, ठीक। इंटू परसेंटेज में क्या होगा 100 से इंटू करोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये बचेगा 4, ये ऊपर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। समझ गए बात, चलो ये यहाँ पे ख़त्म। अब देखो तो दूसरा क्या है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें मोलैलिटी निकालना है। अब देखो मोलैलिटी क्या होती है, m इज इक्वल टू ठीक सॉल्यूट का वेट अपॉन उसका मॉलिकुलर वेट, ठीक, इंटू क्या मास ऑफ क्या पूरे सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो ये इंटू 1000 ऊपर। अब m इज इक्वल टू देखो ये 15 है, ये 15, ठीक, सॉल्यूट कितना है तुम्हारा 15% है इंटू, ठीक। अब देखो मॉलिकुलर वेट कितना होता है CHCl3 का, CHCl3 का, मतलब कि 12 + 1 + इंटू 3 क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 35.5, तो आएगा तुम्हारा 119 कुछ आएगा तुम्हारा 119.1, ठीक, 119 कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा 119 इंटू, ठीक, टोटल तुम्हारे कितना प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है वो 10⁶ में प्रेजेंट है, 10⁶ में प्रेजेंट है। ये हो गया ऊपर 1000, क्योंकि ये ग्राम में लिखते हैं ना, ये हम ग्राम में लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 1000, समझ गए। अब जब तुम इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, अब जब तुम इसको आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मोलैलिटी हो जाएगा तुम्हारा ये m, ठीक। ये होगा तुम्हारा आंसर। ये वाला तो इजी था काफ़ी, ठीक है, होप आपसे बन गया होगा। चलो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रोल डज मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्लेज इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक। मॉलिकुलर इंटरेक्शन का रोल क्या होता है किस किस के बीच में, सॉल्यूशन जब हो किसी भी एल्कोहल और किसी भी वाटर के बीच में, ठीक। R अल्काइल रेडिकल है, ये सबको पता है, और OH जो ग्रुप है वो अल्कोहल का होता है, ठीक। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, R O और ये H ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक। और वाटर कैसे प्रेजेंट होता है, O ये H और ये H। हमें पता है कि ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों के ऊपर ऑलमोस्ट चार्ज जनरेट हो जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। सेम इधर भी यही होता है, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसको करता है अट्रैक्ट, ठीक है। अब क्या करता है, ये करता है इसको अट्रैक्ट, और यहाँ पे बन जाता है एक बॉन्ड जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लोग क्या होते हैं, आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से बाउंड हो जाते हैं, ठीक। अब जब बाउंड हो जाएंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है
उसका सब कुछ बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और साथ में अच्छे से प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो ये जो है, अब इसके पास ये और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, देखो वो जो ये O है ये क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल एक और है मान लो ऐसा, ठीक, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव। अब जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो भी अट्रैक्ट करेगा किसको, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और आपस में ये भी बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन किसका, अल्कोहल और वाटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और वो मिसेबल भी होते हैं किसमें, एक दूसरे में। अल्कोहल मिसेबल होता है वाटर में इसी कारण से, समझ गए बात, ठीक। तो ये होता है रोल पूरा किसका, इंट्रैक्शन का, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन का, समझ गए बात। चलो बढ़िया, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज, ठीक। अब भाई जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो जो गैस है वो क्या है, वो लेस सॉल्युबल क्यों हो जाती है, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक होती है वो प्रोसेस, ठीक। अब हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है भाई, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट है वो क्या होती है, वो रिलीज होती है, ठीक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट है वो रिलीज होती है। अब तुम खुद सोचो कि जब सॉल्यूशन हीट रिलीज कर रहा है और तुम उसको सामने से और एनर्जी दे दो, ठीक, और एनर्जी दे दो, तो भाई वो तो वैसे ही रिलीज कर रहा था, ठीक, तुम उसको और दे दो, समझ रहे हो, मतलब तुम वही बात हो गई कि जो पैसे बांट रहा है तुम उसको पैसे बांट रहे हो, समझ गया ना, ये वो बात हो गई, ठीक। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसके कारण हीट रिलीज होती है, और अगर तुम बाहर से टेम्परेचर दोगे, ठीक, बाहर से अगर तुम टेम्परेचर दोगे तो वो क्या करता है, वो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, जो सॉल्युबिलिटी गैस की है वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, समझ गए बात, वो सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो कम होने लगेगी। और एक और तरीके से अगर समझना चाहो समझ लो, ये हर जगह नहीं बैठता, कि जो गैस है हमें पता है गैस क्या एटम, वो गैस पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर तुम उसको टेम्परेचर दोगे, अगर तुम उसको हीट दोगे तो क्या होगा कि ये होंगे एक्साइटेड होंगे ये, ठीक है, तो इनका क्या बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये सॉल्यूशन में ही रहना पसंद नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में रहना ही पसंद नहीं करेंगे, और ये क्या होना चाहेंगे, आउट होना चाहेंगे। तो इसमें सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आ रहा है, सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आ रहा है, लेस हो रही ना, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ये हर जगह नहीं बैठता है, हर तुम लिख के आओगे तो यही लिख के आना कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसके कारण जो जब तुम हीट दोगे उसके पास ऑलरेडी हीट वो निकाल रहा है, तुम और हीट दे रहे हो, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो रही है, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये रीज़न होता है इस क्वेश्चन का, समझ गए बात। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें हेनरीज लॉ बताना है और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बताना है। अब देखो क्या हेनरीज लॉ ने क्या कहा था भाई, हेनरी ने लॉ दिया था किसके लिए, गैसेस के लिए दिया था, और वो क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, ठीक, is directly proportional, ठीक, proportional to the pressure on a gas, ठीक, on a gas, मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर तुम अप्लाई करोगे किसी भी गैस पे वो उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो उनने एक इक्वेशन दी थी, वो थी S इज़ प्रपोर्शनल टू P, ठीक है, मतलब कि जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा तुमने प्रेशर अप्लाई किया होगा ऑब्वियसली, तो S इज इक्वल टू हो जाता है KP, K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर हम एट 180 एम्पीयर वर्क कर रहे हैं तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा तुम्हारा 1, तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू K, समझ गए, S इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा K, समझ गए बात। अब चलो अब एक चीज़ और है, अगर
तुम्हें सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पता है तुम्हें, नोन है, ठीक है, और किस प्रेशर पे, 1 atm पे, ठीक है। तो तुम दूसरी गैस का भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेशियो S1 इज इक्वल टू P1 S2 P2, मतलब S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इस रेशियो से तुम्हें अगर एक की सॉलिबिलिटी पता है और उसका प्रेशर भी पता है तो तुम दूसरी की सॉलिबिलिटी और प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। ये होता है इसका एक्सप्रेशन, समझ गए बात। तो ये हेनरीज ने बताया था कि भाई सॉलिबिलिटी जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, मान लो कि मैंने क्या किया, ठीक, यहाँ पे एक ऐसे बीकर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से मैंने गैस पास करी, यहाँ से मैंने गैस दी, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अब क्या करेगा भाई, अभी तो ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक पिस्टन अप्लाई कर दूँ, यहाँ से मैं एक पिस्टन अप्लाई करूँ, इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो क्या होगा, यहाँ से ये प्रेशर लगा रहा है, मान लो इसने प्रेशर लगाया P, ठीक, ये प्रेशर लगा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ की जो सॉल्युबिलिटी, ये जो गैस है ये किसमें जाना चालू हो जाएगी, इसमें। तो सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आया, सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क आया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ गए बात, ठीक है। तो इस ये प्रोसेस किसने दी थी, हेनरी ने दी थी, समझ गए बात। चलो अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस क्या है। देखो एप्लीकेशंस क्या थी, पहली एप्लीकेशंस थी भाई, तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में मतलब ब्रेवरेजेस में, ठीक। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या, तो एक CO2 को हम डालते हैं किस में, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डालते हैं किस में भी, सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक और हर चीज़ में ही यूज़ होता है भाई। इसमें क्या रहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा जाता है किसके ऊपर, उसको प्रेशराइज करा जाता है और बॉटल को रखा जाता है, उसमें लिक्विड रहता है और उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, ठीक। तो पहला तो ये यूज़ हो गया। दूसरा क्या है, सी में क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो इसी पे डिपेंड करती है, किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। क्या होता है सी में, क्या रहता है, सी में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हो जाती है सॉल्युबल, ठीक है, पूरी सॉल्युबल नहीं होती, वो होती है पार्शियली सॉल्युबल, ठीक, पार्शियली सॉल्युबल होती है, ठीक। अगर पूरी सॉल्युबल होती तो हम भी नहीं लेके जाते क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर, समझ गए ना बात, ठीक, तो हम भी वहाँ रह रहे होते। सी में क्या होते, पार्शियल सॉल्युबल होती है, ठीक। इसलिए जो फिश वगैरह हैं वो अभी तक क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो ये हमने पढ़ा है ना कि क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। इसलिए तुम भाई कहते हैं कि पेड़ लगाओ, क्या रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम रहेगी, CO2 वगैरह कम रहेगी, क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक। और एक और तुम लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि हॉट वाटर में जो फिश वगैरह हैं, जो एक्वेटिक लाइफ, वो जल्दी सर्वाइव कर पाएगा या कोल्ड वाटर में। तो इसका आंसर है कोल्ड वाटर में जल्दी सर्वाइव कर पाएगा, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा। तीसरा है जो स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर वगैरह होते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो अपने साथ जैसे जैसे तुम क्या करोगे, नीचे जाते जाओगे सी के साइड, तो क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा, किसका, गैस का। तो सॉल्युबल ज़्यादा होगी, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी। और तुम जैसे जैसे ऊपर रहोगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, किसकी, गैस की, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे कम होगा, समझ गए ना ये बात। जैसे कि तुम जैसे डीप जाते जा रहे हो, ठीक, 100 मीटर 300 मीटर, तो 300 मीटर पे ज़्यादा प्रेशर होगा ना 100 मीटर से, ठीक है, तो वहाँ पे 300 मीटर पे ज़्यादा सॉल्युबल होगी। और इसलिए हम क्या करते हैं, स्कूबा जो डाइवर्स वगैरह होते हैं, वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं, ये तो पता है, ठीक। और दूसरा माउंटेन में, ठीक है, जो क्लाइंबर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम है, किसका, गैसेस का प्रेशर कम है, ठीक है। तो वो क्या, हमारे लिए तो उतना है ही नहीं कि हम क्या ले पाएँ, ऑक्सीजन ले पाएँ, समझ गए ना ये बात, ठीक। तो वो भी क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा, एक और अगर ये नहीं लेके जाते तो एक डिसीज़ का सामना करना पड़ता है, वो होती है एनॉक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की भी कमी होती है, ठीक है, और तुम सोच भी नहीं पाते हो, एबिलिटी कम हो जाती है वगैरह की। तो ये होते हैं 3 एप्लीकेशन इसके।
समझ गए बात, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन से हो गए और बहुत सारे एप्लीकेशंस और भी हैं, ठीक है, जिसमें अपन गैस का यूज़ करते हैं, गैस की हम सॉलिबिलिटी बताते हैं किसमें, लिक्विड में, ठीक है। बहुत सारे यूजेस भी हैं, आजू बाजू देखोगे तो और मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे 3 एप्लीकेशंस तो हैं ही हैं, और भी हैं, ठीक। तो चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अब देखते हैं हम दूसरा। अब हमारा आ गया कौन सा, क्वेश्चन 13 वो क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, ठीक। इथेन का पार्शियल प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.53 10⁻³ ग्राम, ठीक है, इथेन इन 1 बार। मतलब तुम्हें प्रेशर भी दिया है और तुम्हें क्या दिया, सॉल्युबिलिटी भी दी है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.00 10⁻² ग्राम, ठीक है, ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, तुम्हें ये हमने अभी बताया था ना कि अगर तुम्हें एक की सॉल्युबिलिटी दी है और एक का प्रेशर दिया है तो तुम दूसरे का निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें 3 चीज़ें गिवन है, S1 S2 इज इक्वल टू P1 P2 अभी बताया था, ठीक है, ये हमें बताया था। तो ये सॉल्युबिलिटी P1 प्रेशर पे है, S1 की सॉल्युबिलिटी P1 प्रेशर पे, S2 की सॉल्युबिलिटी P2 प्रेशर पे, ठीक हो। तो हमें S1 दिया है, S1 क्या है 6.56 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या है, देखो S2 भी दिया है तो मैं S2 क्या है 5 इंटू 10⁻², ठीक, इज इक्वल टू तुम्हें 1 बार दिया है, 1 बार ये हो गया, ठीक। और तुम्हें P2 निकालना है, ये तो तुम निकाल ही लोगे। देखो क्या P2, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻² अपॉन 6 इंटू 6.56 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू P2, ठीक, इज इक्वल टू P2। इसका कितना आएगा 0.762 बार, ठीक है। तो तुम्हारा P2 कितना है, P2 तुम्हारा कितना है 0.762 बार। तो ये हो गया तुम्हारा P2 का प्रेशर। मतलब कि 5 इंटू 10⁻² जो गैस है, ठीक है, जो वो इतने किस पे सॉल्युबल हो रही, इतने प्रेशर तुम्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगी 0.762, ठीक है। समझ गए बात। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 तब खत्म। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन, ठीक है। जब हीट दोगे तुम, ठीक, तो रिलेटेड टू पॉजिटिव, तो हीट में क्या फ़र्क आएगा, हीट दोगे तो क्या होगा इसमें, तो तुम्हें ये बताना है, ठीक। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि भाई वेपर प्रेशर किसका, पूरे सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सॉल्वेंट के, ठीक, ये होता है तुम्हारा ये। जब इसका साइन हटाते हो तो यहाँ पे आता है P इज इक्वल टू KXA, ठीक, ये आता है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि भाई सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं, मतलब XA प्लस XB होता है, ये किसका है, तो ये बनाता है 1। अब मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए। तो जो प्रेशर बनेगा, ठीक है, जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, एकदम प्योर होगा, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो K है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक। और जो प्रेशर बनेगा एकदम प्योर बनेगा तो P, जो K की वैल्यू क्या जाएगी, P0 आ जाएगी। P0 ये शो करता है कि प्योर वेपर प्रेशर, ठीक। अब मैं इसकी जगह पे वैल्यू रख देता हूँ तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू P0 XA। तो ये होता है एक्सप्रेशन किसका, रॉल्स लॉ का, ये होता है एक्सप्रेशन रॉल्स लॉ का। अब हम देखते हैं हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे फ़र्क क्या आता है। देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहता है कि जो वैल्यू आती है किसकी, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो ना थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब जो रॉल्स लॉ से निकलती है उससे ज़्यादा आती है, थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा आती है, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू कम होती है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा आती है। समझ रहे हो ये बात। अब ये होता क्यों है, कि देखो इसमें हम मिलाते हैं दो वॉलेटाइल कंपोनेंट मिलाते हैं हम। मान लो हमने मिलाया एक ए में था और बी में था, ठीक, हमने 2 कंपोनेंट मिलाए। अब क्या होता है कि इन दोनों का जो क्या रहता है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रांग रहता है, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। ए का स्ट्रांग होगा और ए बी का स्ट्रांग होगा, ए का स्ट्रांग होगा, ए बी का स्ट्रांग होता है। तो इसको तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है, इसको तुम्हें तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर बनाना पड़ेगा ए और बी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा,
ठीक, हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि पहले तो वो बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अपने एक दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर वो बनाएगा नए बॉन्ड। ठीक, वो बनाएगा नए बॉन्ड, वो बनाएगा कौन से? ए और बी बनाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कौन सी थ्योरी हो गई? एंडोथर्मिक। ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझ रहे हो? ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें हीट क्या आएगी तुम्हारी? जब तुम हीट इन दोनों को मिक्स करोगे, तुम्हारी हीट क्या होगी? हीट ज़्यादा होगी। किससे? नॉर्मल वैल्यू से। समझ गए ये बात? तो हीट होगी तुम्हारी ज़्यादा। ठीक, तो तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो भी बनेगा ज़्यादा। समझ रहे हो? जब वो ज़्यादा बनेगा तो रॉल्स लॉ से वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ गए बात? तो हीट जो मिक्स किया तुमने इनको, तो वो आई ज़्यादा। समझ गए बात? क्योंकि इन लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था, बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी लगी। समझ गए? और अब मान लो ये दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल ही नहीं है, जो इंटरेक्शन है इनका ये बहुत कम है। जब इंटरेक्शन कम होगा तो एक और चीज़ देख लो कि जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है, वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा किससे? ज़ीरो से। ठीक, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो पूरा जो सॉल्यूशन का जो क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा मिक्स करने के बाद। समझ गए बात? तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन का, कि जिसकी जो हीट है वो आती है ज़्यादा, क्योंकि वो होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ गए बात? चलो अब दूसरा देखो। दूसरा क्या है तुम्हारा? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। ठीक, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में हम क्या मिलाते हैं? दो नॉन वॉलेटाइल मिलाते हैं। तो इनका क्या रहता है? आपस में जो क्या रहेगा? आपस में इंटरेक्शन जो ए था उसमें और बी था। ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन है ए के साथ कम है, लेकिन जब ये इनको हमने मिक्स करा, तो इनका जो कंसंट्रेशन है ना, वो ए और जो बी ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जो इनका जो इंटरेक्शन है वो ए बी का ज़्यादा है और ए और बी का थोड़ा कम है। समझ रहे हो ये बात? तो क्या होगा कि देखो भाई, ये तो चाह रहे हैं बॉन्ड, ये खुद ही तोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है, इनका इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, ये यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सी है? एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें इसमें हीट देनी पड़ेगी क्या? ना, हीट तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी। तो हीट क्या आएगी तुम्हारी? कम आएगी। ठीक, हीट कम आएगी। अब सोचो, इंटरेक्शन इनका मिलाने के बाद ज़्यादा है, तो वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा? वॉल्यूम तुम्हारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हो? वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा थोड़ा सा कम होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ गए बात? क्योंकि इंटरेक्शन इनका यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे ये कम था, इसलिए ये प्रोसेस हुई। समझ गए बात? अब रॉल्स लॉ से इसकी वैल्यू क्या आएगी? रॉल्स लॉ से इसकी नेगेटिव है ना। ठीक, जब इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है तो ये स्टेबल रहना चाहते हैं भाई, ये जल्दी से नहीं बनाएंगे वेपर। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रॉल्स लॉ से क्या आएगी? रॉल्स लॉ से जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई वो क्या होगी? इनकी जो वैल्यू है वो कम होगी। ठीक, रॉल्स लॉ से इनकी वैल्यू कम होगी, ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी। तो ये बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन। समझ गए ये बात? ये होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, समझ गए? ये होता है ऐसा। चलो बहुत अच्छे है, हमने देख लिया कि हीट पे इस पे क्या फ़र्क आता है। समझ गए? वॉल्यूम का भी देख लिया हमने, हीट का भी देख लिया। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर किस पे? 1.004 बार पे। ठीक, एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द सॉल्वेंट। अब तुम्हें मोलर मास निकालना है, तुम कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें क्या पता है? देखो, हमें सबसे पहले प्रेशर दिया है कितना? ये दिया है 1.004। ठीक, हमें 1.004 दिया है। अब हमें पता है कि वाटर का प्रेशर एट 1 atm कितना होता है? 1 बार कितना होता है? हमें ये पता है। कितना होता है? 1.013 होता है। ठीक, हमें ये पता है। अब देखो रोल्स लॉ लगाओ, प्योर माइनस ये नॉर्मल अपॉन ये प्योर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इससे निकाल सकते हैं हम। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? ये बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट के अपॉन में क्या होता है? गिवन वेट अपॉन, ठीक है, Na प्लस एन बी होता है, ये भी पता है, Na प्लस एन बी। तो Na किसका? Na प्लस एन बी होता है ना, Na किसका? वाटर का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन ये भी मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस, ठीक, और वो सेम WB अपॉन MB। Na प्लस NB होता है, तो Na क्या है हमारा? वाटर है। वाटर कैसे पता चला? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए पता चला। अब सुनो कि
वाटर के अकॉर्डिंग ये 2 जो है ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये जो 2% है ये बहुत छोटा है, तो हम इसको कर देंगे नेगलेक्ट। ठीक, इसको कर देंगे नेगलेक्ट। तो इधर देखो ये कितना बचेगा, WB अपॉन MB। ठीक, MB अब इसको मैं उल्टा लिख दूँ इनटू, ये हो गया नेगलेक्ट, क्या ये वाला होगा नेगलेक्ट, क्योंकि जो 2 था वो बहुत छोटा था और कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये 2 बहुत छोटा था, 2 बहुत छोटा था तो हमने इसको कर दिया नेगलेक्ट, इसको हमने साइड कर दिया। तो अब ये क्या आएगा, MB अपॉन WB, WA। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, वाटर अपॉन गिवन। ठीक, अब तो हम कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालना क्या है, हमें गिवन है कि 2% है, मतलब 2 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 100 में ml ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। ठीक, हमें ये पता है। तो ये बताओ, जब 2 ग्राम सॉल्यूट है और पूरा सॉल्यूशन कितने का है, 100 ग्राम का है, तो ये सॉल्वेंट कितना निकलेगा, 100 माइनस 2 कितना आएगा, ये 98 आएगा, 98 आएगा। तो हमें ये भी मिल गया। चलो, तो ये 2 अपॉन 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये किसका है, ये सॉल्यूट का है। ठीक, गिवन वेट देखो 2 ग्राम। ठीक, 2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है तुम्हें, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें निकालना है, तो MB वहीं के वहीं इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है, अपॉन तुम्हें दिया कितना है, 98 दिया है, 98 दिया है। ठीक है, इसको इससे काट दो, ये जाएगा 49। ठीक, तो ये अब इधर आ जाओ, अब हमें ये पूरा गिवन है। ठीक है, कितना होता है ये प्योर सॉल्वेंट का, मतलब कि क्या, वाटर का, तो ये कितना हो जाएगा 1.013 माइनस तुम्हें दिया कितना है, तुम्हें दिया है 1.004 अपॉन 1.013। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे और इक्वल में क्या लेके आए, अभी हम इक्वल में हम लेके आए इसको, इक्वल में हम लेके आए हैं 18 अपॉन 49 इंटू MB। अब इसको जब तुम सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, MB को वहीं पे रखो। ठीक, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो MB की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, MB की जो वैल्यू है वो तुम्हारी, इसको जब कैलकुलेट करोगे पूरे को, वो हो जाएगी 41.35 ग्राम। समझ गए बात। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, इसको माइनस करो पहले। ठीक है, इसको माइनस करो, क्या आएगा, ये देखो 1, तो ये आएगा तुम्हारा 0.007 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 9 आएगा, अपॉन 1.013 इज इक्वल टू 18 अपॉन 49 इंटू MB। ठीक है, अब यही पूरा मैं ही कर दूँ, पूरा ही मैं कर दूँ क्या, अब ये कर लो भाई, इसको निकाल लो, MB को निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कुछ नहीं है, 18 इंटू 1.013 अपॉन, ठीक है, 49 इंटू 0.009 इज इक्वल टू MB। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 41.35 ग्राम। समझ गए। तो ये वाला हो गया हमारा, तो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट आया किसका, सॉल्यूट का, वो आया 41.35 ग्राम। समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे, ये वाले हमारे पूरे क्वेश्चन थे, ये हमने पूरे कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो ये हमने देखे आज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे भी मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखे। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है।